हेलो दोस्तों, एनएल स्टडी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेलुहा ये शब्द मेसोपोटामिया के इतिहासों ग्रंथों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहा गया है। दिलमुन ये पूर्वी अरब कंट्रियाँ, वहाँ एक विशाल साम्राज्य था। दोस्तों, अगर कोई संदर्भ हम पहले पढ़ चुके हैं तो उनका दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, तो चिंता न करें। वर्षभ मुद्रा ये मोहनजोदड़ो से मिली है। जूनी कुरान ये गुजरात में मिला स्थल है। चोलिस्तान दोस्तों हमारे थारमुरु स्थल है, इसका ही पाकिस्तान वाला भाग है, उसे चोलिस्तान नाम दिया गया रफ़ीक मुगल द्वारा, अर्थात ये एक मरुस्थल है। 2021 में विश्व विरासत सूची में एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, उसे शामिल किया गया था, जिसका नाम है धोलावीरा, जो गुजरात में है। दोस्तों, मिट्टी का हल बनवाली हरियाणा से मिला है और उचित लेखन प्रणाली सर्वप्रथम विभिन्न सभ्यताओं में सुमेरिया सभ्यता है, वहाँ मिली है। और रंगपुर ये स्थल दोस्तों गुजरात में है। गुजरात में है रंगपुर। S.R. राव ने इसकी खोज की थी। सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी हरियाणा में पाया गया है। और अधिकांश मोहरें किसकी बनी हैं दोस्तों? सेलखड़ी की बनी है। और कैसी हैं? वर्गाकार है। फेयंस शब्द ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। तो ये फेयंस बालू और स्फटिक पत्थर, बालू और स्फटिक पत्थर है, इनका चूर्ण मिलाकर और गोंद में मिलाकर एक परत चढ़ाई जाती है, ऊपर से उसको चिकना किया जाता है और फिर चूड़ियाँ, मनके, छोटे बर्तन, झुमके आदि बनाए जाते हैं। तो फेयंस शब्द के बारे में ध्यान रखना थोड़ा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। इंड्स ये सिंधु शब्द को ही इंड्स कहा गया है। धान्यगार सिंधु घाटी सभ्यता में जितने स्थल मिले हैं उन सभी में जो धन रखने के भंडार, गृह, धान्यागार मिले हैं, वो सबसे अच्छी इमारतों के रूप में जान पड़ती हैं। निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता के कौन थे, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि ये भूमध्य सागरीय व द्रविड़ थे। नगर नियोजन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति, जिसे जाल पद्धति भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं, अर्थात ये समकोण पर ऐसे सड़कें बनी हुई हैं और बीच में मकान बने हुए हैं। तो ग्रिड पद्धति से नगर बसे हैं और
टीले, 2 टीले, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचा है, जबकि पूर्वी टीला थोड़ा नीचा है, नीचे के स्तर का निचला स्तर। पश्चिमी टीले में पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पूर्वी टीला सामान्य जनों के लिए था। सामाजिक व्यवस्था, इसमें 3 सामाजिक वर्ग बताए गए हैं। दास प्रथा प्रचलित थी। मातृस्थात्मक प्रणाली थी। जादू टोने में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास था, और खान पान में ये लोग ज़्यादातर मछली और शहद के शौकीन थे। सर्वाहारी, सब शाकाहारी और मांसाहारी अर्थात सर्वाहारी थे, लेकिन मुख्य शौक इनका मछली और शहद का था। पहनावा दोस्तों, ये सूती और ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कपास के साक्ष्य हमारे कालीबंगा में मिले हैं। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। मनोरंजन, इनका मुख्य रूप से शिकार करना था। शिकार के साथ साथ जुआ खेलना, पशुओं की लड़ाई देखना, शतरंज खेलना, ये भी इनके मनोरंजन के साधन थे। अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण अर्थात पूरे शरीर को दफना देना। आंशिक समाधिकरण अर्थात पहले शरीर को जीव जंतुओं को खाने के लिए छोड़ देना, और फिर जो हड्डियाँ बचे हैं उनको दफना देना। और कलश स्वादान अर्थात पहले जीव जंतुओं को खाने के लिए शरीर को छोड़ देना, जीव जंतुओं के खाने के बाद जो हड्डियाँ बचे हैं उनमें से कुछ अस्थियों को एक कलश के अंदर रखकर और कलश को जमीन में दबा देना, ये कलश स्वादान कहलाता था। राजनीतिक जीवन, इसमें पुरोहित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, श्रमिक व शिल्पी वर्ग। वैसे ये जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। कई विद्वान मानते हैं कि पुरोहित का शासन था, और कई विद्वान ये भी मानते हैं कि वर्ष से ज़्यादातर व्यापारी वर्ग का था। लेकिन ज़्यादातर मत यही मान्य है कि ये जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि था। कपास के साक्ष्य मिले हैं। नहर की सर्वप्रथम जानकारी भी सिंधु घाटी सभ्यता में सोरतुगुई नामक स्थल है जो अफगानिस्तान में, वहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों, एक विन्सन शब्द के बारे में कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो विन्सन हमारी सरस्वती नदी है, पूज्य नदी, वो लुप्त हुई जिस स्थान पर, उसी स्थान को विन्सन नाम दिया गया है। पशुपालन, पशुपालन द्वितीय व्यवसाय। पशुपालन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कुबड़ बैल, बकरी को पालना, सुअर, ऊँट, हाथी, भेड़, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात ये इन सबसे परिचित थे। पालतू भैंस के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहाँ से मिले हैं। सर्वाधिक अंकित पशु मोहर पर, यानी जितनी मोहर मिली हैं उन मोहरों में सर्वाधिक कौन सा पशु अंकित किया गया है?
एक श्रृंगी बैल, ये ज़्यादातर मोहरों पर अंकित है। बटन मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों लोथल से। लोथल गुजरात में है। लेख ज़्यादातर किस पर अंकित किए गए? मोहरों पर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ मैंने जो भी शब्द लिखे हैं वो शब्द किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं। तो प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना, और मेरे जुबान से जो शब्द निकलते हैं इनके अलावा भी वो भी परीक्षा में पूछे हुए शब्द ही निकलते हैं। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। ये सिर्फ रीट ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य इतिहास से संबंधित जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है उन सब में ये काम आने वाले प्रश्न हैं। लोहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का इसका ज्ञान नहीं था दोस्तों। अंतरजी खेड़ा स्थल है, यहाँ से सबसे पहले लोहे के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मिले। सर्वाधिक बाट का पैमाना 16 माना गया है, और पैमाने का अनुपात 1:8:8:16:32:64 इसी क्रम में आगे बढ़ता गया है। और दोस्तों लिपि के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ब्रुष्टोफेदन लिपि प्रचलित थे। ब्रुष्टोफेदन इसे सर्पिलाकार लिपि भी बोल देते हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और गोमूत्राकार, जैसे गोमूत्र करती है तो वो इस प्रकार से सर्प इस प्रकार से चलता है। गो का मूत्र भी इसी क्रम में बढ़ता है आगे। और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अर्थात एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं। तो ये क्रम इस लिपि का है, इसलिए इसे ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कहते हैं। कुल 64 चिन्ह मिले हैं, इस लिपि के 64 चिन्ह मिले हैं। और अक्षर कुल मिलाकर 400 से 450 अक्षर मिले हैं। सबसे ज़्यादा बार यू का अंकन मिला है, और जीवों में सबसे ज़्यादा मछली का अंकन इस लिपि में किया गया है। वेडन महोदय ने 1925 में सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। धार्मिक जीवन दोस्तों, ये एक ईश्वरीय अर्थात एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, लेकिन इसके दो रूप माने गए हैं, माता और पिता, पुरुष और स्त्री, दोनों की प्रधानता स्वीकार की गई है। शिव उपासना, मोहनजोदड़ो से शिव प्रतिमा मिली है योगी की, जिसे मार्शल ने आद्य शिव की उपाधि दी है। चारों ओर से पशुओं से घिरा हुआ मानव है। और मातर देवी की उपासना भी होती थी। देवदासी प्रथा इस समय प्रचलित थी। तो ये सब धार्मिक परंपराएं हैं। पवित्र सिंधुवासियों के लिए क्या था? जैसे आजकल राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, उसी प्रकार सिंधुवासियों के लिए पवित्र पशु क्या था? एक श्रृंगी कुबड़ वाला बैल। और पक्षी बतख, वृक्ष पीपल, स्वास्तिक का निशान मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों।
और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या हो सकते थे या क्या क्या हुए हैं, इनके बारे में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन हम ट्रिक के रूप में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। आपको अच्छा लगे तो देख लेना, वैसे मैं समझा भी दूंगा, लेकिन ट्रिक से शायद याद सही रहेंगे। बाह्य आक्रमण, चाइल्ड ने व्हेल से बाह्य आक्रमण किया। ध्यान से देखो, बाह्य आक्रमण चाइल्ड ने व्हेल से किया। व्हेल अर्थात पहिए से बाह्य आक्रमण किया। चाइल्ड बच्चे ने बाह्य आक्रमण किया, व्हेल से किया। ये हम याद रख लेंगे लाइन कि बाह्य आक्रमण बच्चे ने किया है, पहिए से किया है। अर्थात बाह्य आक्रमण पतन का कारण किसने माना है? चाइल्ड ने और व्हीलर ने। तो दूसरा, बाढ़ मायके में, ससुराल और मायका। तो मायके में बाढ़ आ गई, ये लाइन याद रह सकती है। मायके में बाढ़ आ गई अर्थात बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी वजह से मेक्के महोदय ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ था। जलवायु परिवर्तन, ये भी कारण माना। तो जलवायु परिवर्तन से अमल का स्टाइल बदल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? जलवायु परिवर्तन से अमल का स्टाइल बदला। जलवायु का परिवर्तन हुआ जिससे अमल का स्टाइल बदला। अर्थात जलवायु परिवर्तन कारण किसने माना है? अमल, अमलानंद घोष। स्टाइल अर्थात स्टाइन ने। तो अमलानंद घोष और स्टाइन ने पतन का कारण क्या माना है? जलवायु परिवर्तन। चौथा, प्रशासनिक शिथिलता से माल गया। प्रशासन में अगर जागरूकता नहीं है तो सरकार का माल है वो चला जाता है। प्रशासनिक शिथिलता से माल गया। माल अर्थात मार्शल। प्रशासनिक शिथिलता का कारण मार्शल ने माना है। संक्रामक रोग रोकें। दोस्तों ऐसे याद रख लो कि संक्रामक रोग हो जाते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको रोकें, संक्रामक रोगों को रोकें। अर्थात संक्रामक रोग को किसने माना? रो अर्थात रोमिला थापर, के अर्थात कैनेडी। रोमिला थापर और कैनेडी ने संक्रामक रोग का कारण माना। सर्वमान्य मत, ज़्यादातर विद्वानों ने ये अलग अलग माना है, लेकिन सब ने कुल मिलाकर यही माना है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोई असाध्य रोग हो गया जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये ज़्यादातर ने स्वीकार किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी थी पहले चर्चा कर चुके हैं। हालांकि तो मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। विश्व में मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग साथ साथ पनपे हैं दोस्तों। तो या तो ये तीन शब्द दे दें और एक अलग दे दिया और पूछ लेते हैं कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तब ये मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन तीन नाम दे दिए और चौथा कोई और नाम दे दिया, या फिर तीन अन्य नाम दे दिए और चौथा नाम इन तीनों में से कोई एक दे दिया। ये रीट वालों के फेवरेट पर्सन है, तो ध्यान से समझना थोड़ा। आयातित वस्तुएं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
कहाँ से क्या क्या धातुएं क्या क्या वस्तुएं आयात करते थे। आयात और निर्यात आप जानते ही हैं। आयात अर्थात वस्तुएं खरीदना, निर्यात अर्थात वस्तुएं बेचना। तो तांबा कहाँ से लाते थे? खेतड़ी जो हमारे राजस्थान में है, यहाँ से तांबा आयात करते थे। चांदी अफ़गानिस्तान व ईरान से। टिन मध्य एशिया, अफ़गान और ईरान से। लाजवर्द मणि एक मणि होता है, ये बदख्शां अफ़गान में है, अफ़गानिस्तान में है बदख्शां, वहाँ से लाजवर्द मणि लाते थे। और मेसोपोटामिया से। इनकी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा ट्रिक बड़ी नहीं है। वस्तुएं कहाँ से लाते थे? खेता शब्द याद रख लो। खे अर्थात खेतड़ी, तांबा, खेतड़ी से तांबा। चांदी आई, क्या आई? चांदी आई, याद रह जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ अर्थात आ को अफ़गानिस्तान मानना है, क्योंकि ऐसे शुरू होने वाले अन्य शब्द इस सभ्यता में नहीं आए हैं। आ अफ़गानिस्तान, ई ईरान। चांदी आई अर्थात चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात करते थे। टीम आई, चांदी आई, टीम आई। आ अफ़गानिस्तान, ई ईरान और मैं से मध्य एशिया। टिन मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द मणि लाभ या लाभ में, ये शब्द याद रख लो। लाभ में आयात करते थे तो लाभ में रहते थे, ऐसे याद कर लो। ला बे, बे की जगह बे बोलना। लाजवर्द मणि ला, बे बदख्शां, में मेसोपोटामिया। लाभ में मेसोपोटामिया। फिरोजा ईरान से। फिरोजा ईरान से। फिरो रानी याद रख लो। फिरो रानी, फिरो अर्थात फिरोजा, रानी ईरान। सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक अर्थात दक्षिणी भारत। कई बार कर्नाटक की जगह दक्षिण भारत नाम दे देते हैं। अफ़गान, जम्मू कश्मीर व ईरान से। सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक, अफ़गान, जम्मू कश्मीर व ईरान से। इसको ट्रिक रूप में याद करो तो सोना ईकन आज है, सोना इसके पास है, या ईकन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं वैसे। सोना ईकन आज है, या आज ईकन सोना है, आज ईकन सोनो है। सोना अर्थात है सोनो। ई ईरान, कन कर्नाटक, आ अफ़गानिस्तान और जय जम्मू कश्मीर। आज अफ़गानिस्तान जम्मू कश्मीर है, ई ईरान, कन कर्नाटक, आज इनकन सोना है। कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। ज़्यादातर हमें याद नहीं रखने, एक दो याद कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। और कार्बन डेटिंग, कार्बन पद्धति है, उसके अनुसार 2350 डिग्री से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, अर्थात 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय सिंधु घाटी सभ्यता का चरम समय माना है कार्बन पद्धति में। कार्बन पद्धति अर्थात कार्बन 14 पद्धति में। अरिकामेडु शब्द बहुत बार आता है इतिहास में।
और ये शब्द किसके लिए है? पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें स्थित है अरिकामेडु। तो अरिकामेडु स्थल है, वहाँ पर रोम के साथ, रोम सभ्यता थी, उसके साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ये कई शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से हटकर आते हैं, तो इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षक। स्वतंत्रता के बाद भारतीय क्षेत्र में प्रथम खोज रंगपुर की गई थी। रंगपुर गुजरात में है। पाकिस्तान अलग हो गया तो 1947 के बाद पहली खोज, पुरातात्विक खोज रंगपुर की गई। खोज की गई है, उत्खनन नहीं है, लेकिन पहला उत्खनन अगर पूछ लें, यानी खुदाई शुरू, खोज तो रंगपुर की होगी, लेकिन खुदाई शुरू कहाँ की गई? पहली रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब में की गई थी। दोस्तों, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। मोहर सबसे ज़्यादा, मोहरों पर लेख थे, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर तो ज़्यादा मोहनजोदड़ो में है, लेकिन जिस पर लेख लिखे हुए हैं, ऐसी लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। कुछ अन्य ट्रिक्स हैं। पशु, ये छोटे छोटे शब्द लिख रहा हूँ मैं, इन शब्दों में सार है, तो ध्यान से पढ़ना ये शब्द। पशु, पुआल, माऊ, दाद, ये शब्द छोटे छोटे याद रहने वाले शब्द हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न समाये हुए हैं। पशु, पे पश्चिम, सु सुतकांगे डोर, पे पश्चिम, सु सुतकांगे डोर, अर्थात पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिम का स्थल सुतकांगे डोर। पुआल, पूर्व, पूर्व आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। माऊ, माऊ मांडा, उत्तर। माऊ शब्द राजस्थानी शब्द है। मा, मांडा, उ, उत्तर दिशा का सबसे अंतिम स्थान। दाद, दक्षिण का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। दाद दक्षिणी स्थल। दायमाबाद, दायमाबाद अर्थात दक्षिणी स्थल। द से दायमाबाद, द से दक्षिण, मा से मांडा, ऊ से उत्तर, पू से पूर्व, आल से आलमगीर। पशु, पै से पश्चिम, सु से सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान में है। मोहन योगी के, मोहन योगी, ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, आप भी मेरे से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, मेरे से भी अच्छे ढंग से। मोहन योगी गे, मोहन योगी गे बा भैंस हाथी जैसी थी। मोहन योगी हो उसके, मोहन योगी था उसके भैंस, कौन सी? बा भैंस। ये राजस्थानी शब्दावली प्रयोग में ले रहा हूँ मैं बीच बीच में। मोहन योगी के बा भैंस हाथी जैसी थी। अब इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। मोहन मोहनजोदड़ो, योगी योगी की मुद्रा, मोहनजोदड़ो से योगी की मुद्रा मिली है, और वो योगी पशुओं से घिरा हुआ है। कौन कौन से पशु थे? गे गेंडा, बा बाघ, भैंस भैंसा, हाथी, चार हाथी, चार पशु, दो दाएं दो बाएं, और दो हिरण नीचे की तरफ सामने थे। इस प्रकार चार पशु हैं। ये कौन कौन से? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये।
मोहन योगी के बा भैंस हाथी जैसी थी। और आगे मैंने लिखा RET। इसका भी कारण है, एक बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि दाएं तरफ कौन से पशु थे योगी के। मोहनजोदड़ो में जो योगी की मुद्रा मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, उसके दाएं तरफ कौन से पशु थे, या बाएं तरफ पूछ लेते हैं। तो अगर ये RET रेट है हमारे याद होगा तो दाएं बाएं हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। R का मतलब होता है राइट, E एलिफेंट, T टाइगर। राइट दाहिनी तरफ, E एलिफेंट हाथी, T टाइगर बाघ। तो दाहिनी तरफ कौन कौन से पशु थे, हाथी और बाघ। बचे हैं 2, वो बाएं तरफ बच गए। तो चारों पशु और उनकी दिशा ये मैंने समझा दिया है। बालो बंदर अल्लाह सु बात करे, बालो बंदर अल्लाह सु बात करे। इसमें देखो बा का मतलब होता है बालो बंदर अल्लाह सु बात करे, बालाकोट। बालाकोट, लोथल, बंदर बंदरगाह, अल्लाह दिनो, सुतकांगे डोर। 4 शब्द बोल दिए मैंने। एक बार पुनः देखिए, बा से बालाकोट, लो से लोथल, और बंदर बंदरगाह है, अल्लाह दिनो, सुतकांगे डोर। तो यहाँ बालाकोट, लोथल, अल्लाह दिनो, सुतकांगे डोर, ये 4 बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैसे तो भूमध्य सागरीय और द्रविड़ माना है सबने, लेकिन कई जो पुरातात्विक हैं उन्होंने द्रविड़ भी माना है, आर्य अलग माना है, सुमेरियन अलग माना है। कौन कौन से थे? द्रविड़ मालरा दास, ये लाइन याद रखें, द्रविड़ मालरा दास। द्रविड़ मानने वाले माल अर्थात मार्शल, हमने पीछे भी मार्शल के लिए माल शब्द याद किया है। द्रविड़ माल मार्शल, दास राखल दास बनर्जी। तो द्रविड़ मानने वाले मार्शल और राखल दास बनर्जी। आर्य राम लक्ष्मण, आर्य राम लक्ष्मण। आर्य हमें पता है राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, वो आर्य थे। ग्रंथों में उन्हें आर्य बताया गया है। तो आर्य रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। यहाँ भी ये रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वो नहीं है, ये इतिहासकार हैं। इन्होंने रामचंद्र और लक्ष्मण ने आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को आर्य माना है। सुमेरियन चाइल्ड अर्थात विदेशी लोग तो आर्यों को विदेशी ही मानेंगे, हमें वैसे याद रखने की ज़रूरी भी नहीं है। सुमेरियन अर्थात सुमेर सभ्यता से निकले हुए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये मानने वाले चाइल्ड हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। अगर कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लें, लेकिन इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारी इस श्रृंखला में सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो चुकी है। अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओके, जय हिंद। लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ओके।